हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में ऊष्मा बजट पे आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। देखिए, ऊष्मा बजट। ऊष्मा पहली चीज़ क्या होता है? ऊष्मा एक ऊर्जा होती है जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है। ऐसी ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है। अब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जितनी, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। पृथ्वी से जो सूर्य का जो ऊर्जा आता है पृथ्वी पर, तो क्या ये केवल आता है? ऐसा तो है नहीं कि केवल आता रहता है और सब पृथ्वी में समा जाता है। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी तो बहुत ज़्यादा अब तक जल करके ख़त्म हो चुकी होती। इसका मतलब है कि जितना आता है उतना जाता भी होगा, वापस भी होता होगा। तो जो सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा आना और फिर पृथ्वी से ऊपर वापस चले जाना, इसी को कहा जाता है ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट कहा जाता है। दूसरी बात, जितने ग्रह हैं, क्या इनके पास अपना कुछ स्रोत है ऊर्जा का? इनके पास अपना प्रकाश है? तो उत्तर आता है नहीं है। नहीं है। किसी भी ग्रह को ग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं है तो वह प्रकाश पाता किससे है? तो सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब जब सूर्य से जो प्रकाश आता है वो तापमान के रूप में आता है, ऊष्मा के रूप में आता है, और यही तापमान और ऊष्मा जब पृथ्वी पर पहुंचता है, पृथ्वी पर जब पहुंचता है तो ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ये वायुमंडल है। तो पृथ्वी के वायुमंडल ये पृथ्वी है और ये वायुमंडल है और इसके ऊपर अंतरिक्ष है। और पृथ्वी। अब सूर्य से जो प्रकाश मिला तो ये वायुमंडल को क्रॉस करके पृथ्वी पे आया। अब वायुमंडल के बाहरी परत और पृथ्वी के बीच में कितने प्रकार की गतिविधियां होती हैं? यहीं पे आपको क्या क्या मिलेगा? यहीं पे आपको बादल मिलेंगे, यहीं पे आपको धूलकण मिलेंगे, यहीं पे कोई उच्चावच है तो यहाँ पे आपको हिम मिलेगा, यानी बर्फ, हिम मिलेगा। ये सारी गतिविधियां किस मंडल में हो रही हैं? वायुमंडल के क्षोभ मंडल में हो रही हैं।
यानी कि बर्फ बनना, बर्फ की चादर, धूल कण, बादल। अब ये सब लोग भी जब तापमान या ऊष्मा जब हमें सूर्य से प्राप्त होता है तब ये लोग भी अपना अपना रोल अदा करते हैं। बादल अपना रोल अदा करते हैं, धूल कण अपना रोल अदा करते हैं, हिम चादर अपना रोल अदा करते हैं, और साथ ही साथ ओजोन मंडल, ओजोन गैस, ये अपना रोल अदा करते हैं। ओजोन गैस मतलब O3, ये अपना रोल अदा करते हैं। अब ये जितने भी गतिविधियाँ यहाँ पे, जितने भी प्रकार के आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, इन सब का योगदान ऊष्मा बजट में देखने को मिलता है। यानी सूर्य अगर अपना ऊर्जा देना बंद कर दे, सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, तो अंधेरा हो जाए। क्या हो जाए? अंधेरा हो जाए। और ऐसा हम यूं ही नहीं कहते। सूर्य का प्रकाश जब हमें जहाँ नहीं मिलता है वहाँ हम कहते हैं रात हो गई है। क्या हो गई है? रात हो गई है। और सबसे बड़ी बात, जो सूर्य से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सूर्य के तापमान का कितना प्रतिशत भाग है? तो आपको सोच करके, समझ करके, जान करके बड़ी हैरानी होगी कि सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर प्राप्त होता है। मतलब मान लीजिए कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से जो हमें तापमान प्राप्त होता है, तो मान लीजिए कि सूर्य के पास में 2 अरब यूनिट पॉइंट है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब इतना है, तब हमको इसमें से 1 यूनिट मिलता है। क्या मिलता है? केवल 1 यूनिट। मतलब सूर्य से निकली तापमान या ऊर्जा पृथ्वी पर उसके 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। अब ये 2 अरबवां भाग जो पृथ्वी पर प्राप्त होता है, इससे पृथ्वी इतना गर्म हो जाती है। यानी लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैस होने लगा, यानी तापमान इतना ज़्यादा हो गया, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और सोचिए कि अगर सूर्य का 1% भी अगर आ जाए तो पृथ्वी जल करके नष्ट हो जाएगी। 0.5% भी आ जाए तब भी, लेकिन आता कितना है? 2 अरब में 1, 2 अरब बहुत होता है, तो 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। यानी 1 यूनिट का 2 अरब टुकड़े कर डालिए, उसमें से 1 टुकड़ा पृथ्वी पर आता है, और उससे हमारी पृथ्वी इतना ज़्यादा तापमान उत्सव महसूस होता है। अब ऊष्मा बजट, तो जितना सूर्य ने हमें दिया, जितना सूर्य ने
हमको दिया, ये वायुमंडल का परत है और ये फिर अंतरिक्ष है। अब जितना हमको सूर्य ने दिया हम उतना यूं ही ले नहीं लेते। जैसा कि मैंने बताया बादल भी होते हैं, धूलकण भी होते हैं, हिम भी होते हैं, तो इन लोगों का गतिविधियाँ भी होती हैं और फिर हम जितना हमको आता है हम पूरा वापस कर देते हैं। हम अपने पास कुछ नहीं रखते और जब कुछ नहीं रखते तो ले बराबर दे बराबर जीरो, यानी जितना हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उतना हम वापस कर देते हैं और फिर हमारे पास कुछ नहीं और हमारा वायुमंडल संतुलित रहता है। तब यहाँ पे कैसे कहा था ग्लोबल वार्मिंग, तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CHC, CFC, ये जो गैसेस हैं इनका जब वायुमंडल में आकार बढ़ रहा है तो हम ले तो लेते हैं लेकिन जब जाने लगते हैं तो ये हमें रोक लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब और जितने भी चीज़ें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, ये सब तो ये रोक लेते हैं धूल कण और ये फिर हमारे तापमान को बढ़ा देते हैं वायुमंडल के। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आता है, तो क्या जब पृथ्वी से सूर्य से जैसे हमको ऊर्जा आती है वो हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है? तो ध्यान रहे, सूर्य से आने वाली किरणों से वायुमंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वायुमंडल पार्थिव विकिरण से गर्म होती है। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये है क्या, यानी कि जो सूर्य से हमें किरणें प्राप्त होती हैं वो सीधे आती हैं, वो कहीं कुछ नहीं गर्म करती, लेकिन जब वो पृथ्वी से वापस जाने लगती हैं तब वायुमंडल गर्म करती हैं। तो जो पार्थिव यानी पृथ्वी से जो विकिरण वापस जाती है वायुमंडल इससे गर्म होता है, जो सूर्य से प्राप्त होता है उससे गर्म नहीं होता है। अब हम ऊष्मा बजट को देख लेते हैं कि किस तरह से ऊष्मा बजट बनता है, उसे कहते क्या हैं। एक शब्द है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है इसको हम जानते हैं। तो ऊष्मा बजट से तात्पर्य है सूर्य से प्राप्त लघु तरंगीय विकिरण एवं दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण के मध्य संतुलन से है। अब यहाँ एक शब्द आया है लघु तरंगीय विकिरण और दीर्घ पार्थिव विकिरण, ये क्या है? तो एक पॉइंट और आप समझिए कि जो सूर्य है ये सूर्य से जब पृथ्वी पर हमारे प्रकाश आता है तो यहाँ पे तरंगे जब आती हैं तो जो दीर्घ तरंगे वो यहीं रुक जाती हैं। कहाँ पे? वायुमंडल के ऊपर ही एक छलनी की तरह लगा हुआ है, छलनी की तरह एक लगा हुआ है। वो क्या है? ओजोन। O3, इसी को कहते हैं पराबैंगनी किरणें। यानी ये जो ओजोन है समताप मंडल में
यही पराबैंगनी दीर्घ तरंगों को रोक लेता है, पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है। और यहाँ से आता क्या है, लघु तरंगें। लघु तरंगें आती ही हैं पृथ्वी पर, और जब ये वापस जाती हैं तब यही लघु तरंगें जब पृथ्वी पर आती हैं और जब ये वापस जाने लगती हैं तब ये बन जाती हैं क्या, ये दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण। तो ये इसीलिए कहा जाता है, जब ये वापस जाएंगी तभी इस नाम से जानी जाती हैं और आती हैं लघु तरंगें, जो दीर्घ तरंगें हैं, यानी पराबैंगनी किरणें ओजोन लेयर पे रोक ली जाती हैं। और यही वजह है जब ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है तब कहा जाता है कि ओजोन लेयर का अगर क्षय हो जाएगा तो पार्थिव विकिरण यानी दीर्घ तरंगें आ जाएंगी और हमारे चर्म रोग, कैंसर, ऐसी आदि प्रकार की बीमारियां हमको दे जाएंगी। तो ऊष्मा बजट का जो तात्पर्य है, सूर्य से प्राप्त लघु तरंगीय विकिरण, लघु तरंगीय विकिरण, लघु तरंगीय विकिरण, लघु तरंगीय विकिरण तथा पृथ्वी से दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण, पृथ्वी से दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण के माध्यम को, यानी इसके मध्य जो संतुलन बनता है उसी को हम ऊष्मा बजट कहते हैं। अब ऊष्मा बजट जो है किस तरह से समझेंगे हम कि कैसे कैसे होता क्या है। अब मान लीजिए कि जो सूर्य से हमको ऊर्जा प्राप्त हुआ, सूर्य से हमको जो ऊष्मा प्राप्त हुआ, हम मान लेते हैं कि वो 100 यूनिट ऊर्जा हमको मिला। सूर्य से हमको 100 यूनिट ऊर्जा हमें मिला और 100 यूनिट ऊर्जा हमारे वायुमंडल के प्रवेश करके और पृथ्वी के पास में आने को तैयार हुआ। यानी अंतरिक्ष में 100 यूनिट ऊर्जा लघु तरंगी रूप में प्रवेश कर गया और 100 यूनिट ऊर्जा वायुमंडल में हमारे प्रवेश कर गया। कितना, 100 यूनिट। अब 100 यूनिट ऊर्जा जब अंदर प्रवेश किया तो देखिए यहाँ पे बादल भी है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे कण यानी धूल कण भी हैं और पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे हिम है यानी बर्फ चादर हैं। अब क्या हुआ, जब 100 यूनिट आया हमारे पास तो 100 यूनिट से जैसे प्रवेश किया 100 यूनिट से तुरंत यहाँ पे पहुँचा और बादल ने तुरंत 27 यूनिट रोक लिया। कहा रुको, कहाँ जा रहे हो, कहा पृथ्वी पे, कहा पहले हमसे निपटो। बादल से निपटा, बादल ने वापस भेज दिया, कहा जहाँ से आओ लौट जाओ चलो। यानी 27 यूनिट जैसे ही बादल को प्राप्त हुआ, बादल ने प्राप्त किया और वापस भेज दिया। जैसे मान लीजिए घर है आपका, और यहाँ पे एक गेट पर एक नौकर आपका खड़ा है। आप अंदर अपने शयन कक्ष में बैठे हैं या भोजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। एक आदमी आता, 4 आदमी आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। नौकर ने चारों से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तब तक 2 लोग तो अलग चले गए, 2 लोगों को इन्होंने बात कर लिया। 2 लोगों को बात कर लिया तो एक को रोक ही रहे थे कि एक और घुस गया, तो एक को रोक लिए, कहे देखो साहब है नहीं, वापस जाओ। एक को यहीं से वापस कर दिए। तो 27 यूनिट ऊर्जा जो है ये बादल है। बादल ने 27 यूनिट ऊर्जा जैसे ही प्राप्त किया उसे वापस कर दिया। तो यहाँ पे हो गया 27 यूनिट, इसको देखिए। उसके बाद में जैसे यहाँ से बचे कुछ लोग आके आए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने भी रोक लिया। ये जो धूलकण हैं, धूलकण यहाँ पहुँचे, इन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको।
तो 6 यूनिट इन्होंने रोक लिया और वापस कर दिया। और जैसे यहाँ पे पहुँचे तो हिम चादर ने 2 यूनिट यहाँ पे रोक लिया, तो 2 यूनिट यहाँ पे, ये टोटल हो गए आपके 35 यूनिट। अब ये जो 35 यूनिट ऊर्जा है, देखिए ध्यान रहे, 100 यूनिट से 35 यूनिट ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंची ही नहीं। 100 माइनस 35 बराबर 65 यूनिट। अब ये जो 35 यूनिट ऊर्जा है ये पृथ्वी पर नहीं पहुंचा, ये पृथ्वी पर नहीं पहुंचा और वायुमंडल से ही आया और वापस हो गया। तब आया और वापस हो गया तो इसी 35 यूनिट को कहा जाता है एल्बिडो। एल्बिडो अर्थात ऐसी ऊर्जा जो पृथ्वी पे पहुंची ही नहीं, वायुमंडल से वापस कर दी गई, उसको एल्बिडो कहा जाता है। इस 35 यूनिट ऊर्जा का न तो पृथ्वी से कोई लेना देना है, न वायुमंडल के गर्म होने से कोई लेना देना है। ठीक, अब आपके पास कितना बचा? 65 यूनिट। तो यहाँ पे इतना आप समझ गए, इतना आप ये समझिए कि 35 यूनिट ऊर्जा जो है ये जो 35 यूनिट ऊर्जा है ये जैसे आया वापस चला गया। अब बचा 65 यूनिट। 65 यूनिट ऊर्जा में से 14 यूनिट 14 यूनिट जो है वायुमंडल, यहाँ जो ये वायुमंडल है इसने सोख लिया। वायुमंडल ने आते ही 35 इसमें से 14 यूनिट को वायुमंडल ने आते ही ले लिया, डायरेक्ट जो है वायुमंडल ने ले लिया। तो 14 इसमें से और निकाल दीजिए तो कितना बचा? 51 यूनिट। यानी ये जो 14 यूनिट ऊर्जा आया ये वायुमंडल ने यही रोक लिया, ये भेजा नहीं, अभी रोक रखा है। यानी इस 14 यूनिट को रोक रखा है। यानी 51 यूनिट जो बचा ये हमको पृथ्वी पे प्राप्त हुआ 51 यूनिट। 100 यूनिट ऊर्जा हमारे वायुमंडल में आया था। 100 यूनिट से 49 यूनिट हमारा यहीं पे समाहित हो गया, जिनमें 35 तो वापस हो गया, 14 वायुमंडल में विद्यमान है। ये जो 14 है ये यहीं पे रुका हुआ है वायुमंडल में, पृथ्वी पर नहीं आया है। पृथ्वी पे आया है मात्र 51 यूनिट। लेकिन जैसे ही 51 यूनिट आया इसमें से तुरंत 17 यूनिट अंतरिक्ष को वापस हो गया। ये जो 17 यूनिट अंतरिक्ष को वापस हो गया इससे भी वायुमंडल का कोई लेना देना नहीं, ये कहीं नहीं रुका, इधर पहुंचा नहीं कि 17 यूनिट तुरंत वापस हो गया। अब जब 17 यूनिट इसमें से निकल गया तो बचा कितना? 34 यूनिट। अब ये जो 34 यूनिट बचा, 34 ये और 14 जो यहाँ पे रुक गया था, ये 14, ये जो 48 यूनिट ऊर्जा जो है, 48 यूनिट ऊर्जा जो ये है, 34 इसमें का 51 का जो बचा और 14 जो पहले रुक गया था, इसी 48 यूनिट से हमारी वायुमंडल गर्म होती है। वायुमंडल गर्म होती है। गर्म कैसे होती है? ये जब 34 इसमें से जो बचा माइनस 17 बराबर 34 ये और 14 ये, जब ये वापस होते हैं तो ये दीर्घ पार्थिव विकिरण कहलाते हैं। और ये जब वापस होने लगते हैं तब वायुमंडल को गर्म करते हैं और फिर ये भी वापस अंतरिक्ष में चले जाते हैं। यानी 100 यूनिट ऊर्जा हमें मिला था, 100 यूनिट में से 52 यूनिट ऊर्जा हमारा यूं ही चला गया,
बाकी जो बचा 48 यूनिट, 48 यूनिट से हमारा वायुमंडल जब दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में बना तब वापस गया, वापस वो भी गया लेकिन वो वायुमंडल को गर्म किया। यानी इसी प्रक्रिया को बराबर जब चलता रहता है उसी को हम कहते हैं ऊष्मा बजट। अब यहाँ पे आपको मोटा माटी समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार यहाँ समझ लीजिए कि जो 34 यूनिट है ये किस तरह से गर्म करता है। देखिए 100 यूनिट ऊर्जा हमको प्राप्त हुआ। 100 यूनिट ऊर्जा में से 27 यूनिट बादल ने, 6 यूनिट धूलकण ने, 2 यूनिट हिमचादर ने। यहाँ पे बादल लिख लीजिए, बादल, धूलकण, हिमचादर, इन तीनों को मिला करके 35 यूनिट बना जो इसे कहा गया एल्बिडो, इसे एल्बिडो कहा गया। अब हमारे पास 65 यूनिट बचा। 65 यूनिट में से 65 यूनिट जब हमारे पास बचा, 65 में से 14 यूनिट आते ही वायुमंडल ने रोक लिया, यहीं पे रुक गया। वो आया तो नहीं पृथ्वी पर लेकिन वापस भी नहीं गया, वो अभी कहाँ पे है, वायुमंडल में है। यानी कि अब 14 निकल गया यहाँ भी, तो अब 51 ये सीधे हमको प्राप्त हुआ है। 51 प्राप्त हुआ कि 17 यूनिट तुरंत निकल गया, डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला गया। और बचा कितना, 34। अब 34 यूनिट जो ये बचे इसमें 19 यूनिट, देखिए 34 यूनिट प्लस 14 जो पहले रुक गए थे, दोनों बना के 48, इसी से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। लेकिन जो ये 34 यूनिट हुआ इसमें से 19 यूनिट संघनन के द्वारा वायुमंडल गर्म करता है, 9 यूनिट संवहन के द्वारा और 6 यूनिट विकिरण के द्वारा। ये 34 ऐसे बढ़ जाते हैं और बाद में 14 ये भी उठा लेते हैं जब, तो ये सब जो वायुमंडल ने डायरेक्ट ले लिया था, इन सभी को मिला करके बाद में ये भी जो है अंतरिक्ष में वापस चले जाते हैं। तो 100 आया था और फिर 35 एल्बिडो के द्वारा, 17 डायरेक्ट के द्वारा, हो गया कितना, 52 यूनिट, और बाद में 34 यूनिट और 14 जो रुक गए थे ये पार्थिव विकिरण के द्वारा, यानी 52 प्लस 48, तो 100 आया था बराबर 100 वापस चला गया। 100 यूनिट आया था, 100 यूनिट वापस चला गया, तो जो आया था जो चला गया। तो ये 34 यूनिट में 19 संघनन के द्वारा, 9 संवहन के द्वारा, 6 विकिरण के द्वारा। तो इसी को कहा जाता है ऊष्मा बजट, यानी जितना आया बराबर उतना चला गया। ऊष्मा बजट की कुल 100 इकाइयाँ जो मैंने अभी समझाया है उसी की थ्योरी है, इसे आप लिख लीजिए। ऊष्मा की 100 इकाइयाँ में से 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, जिनमें से 27 इकाइयाँ बादलों के द्वारा, 6 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा यानी धूलकण के द्वारा, और 2 इकाइयाँ हिमाच्छादित क्षेत्रों के द्वारा वापस लौट जाती हैं, जिसे एल्बिडो कहते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 100 में से जो 35 ये इकाइयाँ हैं, 27, 6, 2, ये पृथ्वी पर पहुँचती ही नहीं हैं, वापस हो जाती हैं। बची हुई 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं, जिनमें 14 इकाइयाँ जो है वायुमंडल में और 51 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर
यानी 14 और 51, 14 वायुमंडल में और 51 पृथ्वी पर धरातल पर अवशोषित होती हैं। इनमें 51 में से पृथ्वी द्वारा अवशोषित 51 इकाइयों में से पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं। ध्यान रहे कि इसमें से 51 में से 17 तो डायरेक्ट चली जाती हैं स्पेस में, बचा हुआ जो 34 है, ये 34 और ये 14, इन्हीं 48 इकाइयों के माध्यम से, 48 यूनिट के माध्यम से जो वायुमंडल अवशोषित करता है, वायुमंडल गर्म होता है इन्हीं 48 इकाइयों से। अतः 48 इकाइयाँ भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दी जाती हैं। अतः 100 इकाइयाँ प्राप्त हुई और 100 इकाइयाँ वापस हुई। इसी संतुलन को ऊष्मा बजट कहते हैं। इसी संतुलन को ऊष्मा बजट कहते हैं। अब ये सूर्य, ये पृथ्वी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अब सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो या तो इस पे पड़ेगा, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, यानी सूर्य का प्रकाश इतने में ही घूमता रहता है। बाकी सूर्य यहाँ पड़ता तिरछा तापमान जाता है। तो ध्यान रहे कि जो इक्वेटर है, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, तो जब सूर्य का प्रकाश इन्हीं के बीच पड़ता है और यहाँ पे संवहनीय वर्षा भी होती रहती है, संवहनीय वर्षा भी यहाँ होती है, तो जब तापमान ज़्यादा यहाँ पड़ता है तो यहीं से ज़्यादा तापमान जो है विकिरण तो होता नहीं होगा। तो होता कैसे है, यहाँ पे जहाँ बर्फ है, बर्फ में गुप्त ऊष्मा होती है, और जब यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश तापमान ज़्यादा यहाँ आता तो ज़रूर है इस पे, लेकिन जैसे आता है तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ भागता है, तो ये ऊष्मा का यानी ऊर्जा का, ऊष्मा का ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो जितना ऊर्जा यहाँ प्राप्त होता है उतना ऊर्जा पूरा यहीं से नहीं वापस होता है यहाँ पे। तो ध्यान रहे कि ध्रुव के तरफ बढ़ने में, ध्रुव के तरफ, या कह सकते हो उच्च अक्षांश के तरफ बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, परंतु गुप्त ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा प्राप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण विकिरण ध्रुवों से होता है, ज़्यादा होता है। तो ध्यान रहे कि तापमान ज़्यादा इस बीच में होता है, 23 नॉर्थ 23 साउथ के बीच में, लेकिन गुप्त ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो यहाँ पे ऊर्जा, ऊष्मा यानी तापमान कम मिलता है, लेकिन इसके अपेक्षा जो विकिरण होता है वो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे ज़्यादा होता है लेकिन विकिरण
कम होता है। विकिरण कम होने का कारण संवहनीय वर्षा, बादल का बनना, बारिश होना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। और यहाँ पे जैसे मौसम साफ होगा तो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, तो जब यहाँ पे कम मिलता है, ज़्यादा जाता है, तो बैलेंस बराबर हो जाता है। यानी ये भी ऊष्मा के संतुलन में एक घटक होता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको ऊष्मा बजट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।